अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी खुसूसी मुलाकात करवाने वाले हैं पाकिस्तान के राइजिंग सुपरस्टार हैं और मेरी नज़र में बहुत टाइम पहले ही जिससे आपकी मुलाकात करवा रहा हूं इसको सिस्टम का हिस्सा फौरी बना देना चाहिए था, जो सिस्टम पाकिस्तान टीम के लिए एक मरबूत लड़ी बन सकता है। यानी हम बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो ऐसे प्लेयर्स को बेंच स्ट्रेंथ पर फौरी होना चाहिए। ऑन एंड ऑफ आप उन्हें देखते रहते हैं। T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, अब भी इंशाल्लाह खेलेंगे, कुछ ही दिन में आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान अंडर 19 टीम ऐसी शानदार टीम रही जिसने फतूहात के झंडे गाड़े। उसमें एक नाम आप सारे सुनते रहे, उस पर बात करते रहे, मैं आप कोई भी मीडिया का बंदा हो हमेशा उनका जिक्र करता रहा। शानदार स्कोर्स और विकेट के पीछे शानदार कैचेस का सिलसिला। उसके बाद पाकिस्तान ए और रिसेंटली शाहीन का भी हिस्सा उन्हें बनाया गया। कुछ अरसा गैप आया, लेकिन वो गैप शायद वो कोई अपने प्रैक्टिसेस और अपने मामला देख रहे थे, पर अब वो रेगुलरली दोबारा हमें मंजर पे नज़र आ रहे हैं। रोहेल नज़ीर ए हो, लिस्ट ए हो, फर्स्ट क्लास हो, पाकिस्तान अंडर 19 हो, T20 पाकिस्तान इंटरनेशनल हो, वनडेज़ हो, तो रोहेल नज़ीर इंशाल्लाह से जैसे पहले पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब भी थोड़े दिन में आपको दोबारा करते नजर आएंगे। आज हमारे साथ मौजूद है। मैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेकर अंडर 19 और फिर हमारे यहाँ स्पिनर्स का जो काल पड़ चुका है, कहाँ चले गए, क्या वजह है कि स्पिनर्स अच्छे नहीं हैं, क्वालिटी क्रिकेट पे बात करेंगे, दूसरे ममालिक को ज़रा लेकर बात करेंगे और कुछ थोड़ी बहुत शिकायत मीडिया से हैं बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्स के लोगों को, उस पर भी थोड़ी सी बात करके देखेंगे। तो रोहेल नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया। आज का शो हम रोहेल नज़ीर के साथ करेंगे। रोहेल, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे हैं रोहेल? वालेकुम अस्सलाम, आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। रोहेल, पहले तो एक बड़ा ही शानदार करियर, क्लब क्रिकेट से बच्चा निकलता है रोहेल, और फिर देखते ही देखते पाकिस्तान अंडर 19 और फिर उसका कैप्टन बनना, ये बड़ी ज़बरदस्त एक जर्नी है। रोहेल, ये बताएं क्लब क्रिकेट कहाँ से खेली, कैसे आगाज़ हुआ क्लब क्रिकेट का, और फिर कहाँ से क्लब क्रिकेट से निकल के रीजन से फिर आप अंडर 19 की नज़र में आए? तो ज़रा क्लब क्रिकेट से शुरू करते हैं, कहाँ क्रिकेट खेली इस्लामाबाद में? आई थिंक आई स्टार्टेड माई जर्नी डायमंड क्रिकेट क्लब से मैंने ज्वाइन किया व्हेन आई वाज 15, जब मैंने क्लब ज्वाइन किया डायमंड क्रिकेट क्लब। उसके बाद फिर वहीं के मेंटोर हैं जो कि मेरे मेंटोर भी हैं, मोहित भाई, उन्होंने मुझे देखा। वहाँ से फिर मैंने अपनी अंडर 16 का आगाज़ किया। अंडर 16 रीजन में फर्स्ट 2-3 महीने थे जब उनके ट्रायल्स होने थे, तो मैं उस ट्रायल्स में नहीं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद ट्रायल, लेकिन जो मोहित भाई थे उन्होंने काफ़ी हेल्प की कि आप अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे क्योंकि आप में वो टैलेंट है। तो फिर मैंने अगले साल मेहनत की, फिर अंडर 16 खेली। उसके बाद फिर उस प्रोसेस से लाइक पीसीबी के पाथवे से अंडर 16 टूर किया, पहले रीजन में परफॉर्म किया, फिर अंडर 16 पाकिस्तान खेला, वहाँ पे 200 किए, फिर अंडर 19, फिर ए, फिर अंडर 23, फिर पाकिस्तान शाहीन, और अब इंशाल्लाह पाकिस्तान। ज़बरदस्त। यार ये हुई ना जर्नी। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ रोहेल, आप जब थ्रू प्रॉपर चैनल आएंगे ना, खाली पीएसएल खेल के नहीं आएंगे। पीएसएल वाला वैसे आप स्किप कर गए, माशाल्लाह पीएसएल भी आपने खेली, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स का आप हिस्सा रहे, तो पीएसएल खेल भी रहे, खेली भी। कीपिंग रोहेल बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में, चूँकि हम देखते हैं बड़े मरबूत कीपर्स या ऐसे कीपर्स जिनका नाम बहुत शाइन कर रहा हो। उसमें एक तो सरफराज टॉपेस्ट हैं, उसके बाद रिजवान टॉपेस्ट हैं, हमारे बड़े शानदार विकेट कीपर बैटर हैं, फिर आज़म बीच में नज़र आए, आप हमें T20 इंटरनेशनल में नज़र आए। ये बताएं, कीपिंग का आगाज़ शुरू से कीपर थे, बनना चाहते थे, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई उस्ताद कह देता है यार तुम्हारी कीपिंग स्किल्स बड़े अच्छे हैं तो आ जाओ ज़रा विकेट के पीछे? आई थिंक ऐसे ही हुआ था कि मैं अंडर 16 जब क्लब में आया तो क्लब के मैच हो रहा था, और मैच में आई थिंक मैं पहले बैटिंग करता था, ऑब्वियसली बैटिंग में रन्स किए, तो कोई क्लब में फिर इंजर्ड हो गया वो विकेट कीपर। तो जो क्लब का ही मेंटोर जो मोहित भाई थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई कीपर है, तो फिर मैं कीपिंग मैंने की। और क्योंकि मैं टेप बॉल में भी कीपिंग थोड़ा बहुत करना और बॉलिंग भी करना, हर चीज़ थोड़ा बहुत की हुई थी, तो उन्होंने देखे कि यार एजिलिटी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि फिर कीपिंग में भी आप मेहनत करो तो ये अच्छा हो जाएगा। तो बस उसके बाद फिर मैं अंडर 16 जब खेला रीजन, उधर कीपिंग की। उसके बाद अंडर 19 में जब मैं आया तो हमारे बॉलर्स काफ़ी तेज़ थे, शाहीन, नसीम, इन सब के साथ, तो कीपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी शुरू में, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत की। 3 साल जब एनसीए में था,
मजीद भाई ने काफ़ी हेल्प की कीपिंग में। 3 साल मैंने काफ़ी मेहनत की। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है कि फिर टॉप बॉलर्स को पाकिस्तान को करके अब कॉन्फिडेंस इतना है कि इंशाल्लाह ये है कि कीपिंग में मज़ा आता है। अच्छा रोहिल, जैसे अभी आपने कीपिंग का सफ़र और उसका आगाज़ बताया, इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में कीपर्स के हवाले से कितना पोटेंशियल है, और आप हो गए एक, और बहुत सारे दीगर हम देखते हैं कि हमें मुख्तलिफ रीजन की टीम के कीपर्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है रोहिल कि बहुत सारे कीपर्स जो हैं वो कीपिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, फिर बैटिंग उनका उस तरह से नहीं। आप तो टॉप ऑर्डर बैटर है ना, तो उनकी बैटिंग एबिलिटी रिजवान या सरफराज या मैच नहीं कर पाती, आपके लेवल पे मैच नहीं कर पाती। तो क्या इशू ऐसा है कि हमारे कीपर जो हैं वो कीपिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं या बैटिंग पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं? हमें एक साथ दोनों पे फोकस करते हुए लोग कम क्यों मिलते हैं? आई थिंक ये आपके अपने पर्सनली होता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एज अ बैट्समैन मैंने अपनी जर्नी स्कोर्स किए 100 किए, तो मुझे बैटिंग का वैसे ही शौक था। उसके बाद फिर कीपिंग में मेहनत करके फिर विकेट कीपर बना। तो अभी आप देखें मॉडर्न डे की क्रिकेट में आप खुद देखें कि आपको ऑब्वियसली आपका विकेट कीपर भी एज अ बैटर होता है, और जिसको जिस तरह अभी करंट चल रहे हैं जॉस बटलर टॉप टॉप क्लास जो हैं, वो ऑब्वियसली बैटिंग में अपना हेल्प करते हैं टीम को। तो बहुत ज़रूरी है कि जस्ट अब आप एज अ विकेट कीपर नहीं खेल सकते, आपको स्कोर भी टीम के लिए करना है एज अ बैट्समैन। तो उससे ये होता है कि टीम को हेल्प मिलती है, टीम को एज मिलता है। आपका जो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर है आपका रन्स भी कर रहा है आपकी टीम के लिए। तो वो मोटिवेशन एज अ यंगस्टर मेरे को शुरू से ही है कि एज अ बैटिंग में अच्छा करना है साथ विकेट कीपिंग के। अच्छा रोहिल, विकेट कीपिंग एक फुली आर्ट है, और आप सारे फील्डर्स में एक डिफरेंट फील्ड कर रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बैटिंग भी करते हैं आप और विकेट कीपिंग भी करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर आप तो खैर ओपनिंग बैटर हैं, तो आप अगर जाते हैं और बैट कैरी करते हैं, उसी में 50 ओवर आप विकेट कीपिंग करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और स्टेमिना के लिए क्या करना पड़ता है? और ये तो पूरा 100 ओवर का खेल हो गया। आई थिंक जैसे आपने बताया है कि एक विकेट कीपिंग एक टफ़ जॉब है, क्योंकि आपको विकेट के पीछे भी होना है, आपको फील्डर्स को भी, इवन आप कैप्टन नहीं भी हो या हो, आपको फील्डर्स को देखना है, क्योंकि आप उस जगह पे हो कि जहाँ पे आप राइट फील्डर राइट प्लेस पे रख सकते हो। तो उसके साथ साथ एक आपको पूरे क्रिकेट का वो भी हो रहा होता है ग्राउंड का कि कौन सा बॉलर किधर खड़ा होना, फील्डर्स वगैरह। तो एक ये आपकी जॉब आ जाती है। उसके बाद आप ऑब्वियसली फिट होगे तो आप बैटिंग में भी आप रन्स करोगे, और साथ जो जिस तरह 50 ओवर्स आपने कहा उसके बाद आपको बैटिंग में भी मैच जिताना है। तो सबसे की फैक्टर है कि फ़िटनेस। फिट जैसे ऑलराउंडर होता है, आपको फिट होगा तो वो ऑलराउंडर दोनों जगह पे आपको टीम में हेल्प कर सके। तो आई थिंक फ़िटनेस की है इस लिहाज से, क्योंकि मैं अभी 4 डे क्रिकेट करता हूँ। तो आप 50 ओवर की कह रहे थे कि, लेकिन कई दफ़ा 4 डे क्रिकेट में आपको 100 ओवर्स भी करनी पड़ती है। तो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस अच्छी है तो आप प्रोग्रेस करते हो और आप परफॉर्म अच्छी तरह कर सकते हो। अच्छा, अंडर 19 रोहिल, एक तो अंडर 19 तक का सफ़र कोई इतना आसान नहीं होता, हमें पता है कि बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, और बड़े सारा टैलेंट पूरे पाकिस्तान से होता है, उसके ऊपर जंप करके परफॉर्मेंसेस, दीगर मामलात, और बड़ी आपकी मेंटली फिटनेस होनी चाहिए, टफनेस होनी चाहिए आपके अंदर, और एक कंटिन्यूटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, वरना फिर आप अंडर 19 या इस तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनते। अंडर 19 तक का सफ़र ये एक तो मुश्किल तो ऑब्वियसली रहा, लेकिन इसमें ज़्यादा हेल्प आउट आपको कीपिंग ने किया या बैटिंग ने किया? आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए लकी ये था कि मैं जब अंडर 16 के टूर पे गया तो वहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 200 किए। तो वो एक इमेज बन गया था कि मैं एज अ बैटर अच्छा हूँ। तो फिर अंडर 19 में भी उसी को मैंने फॉलो किया। अंडर 19 में भी मैंने काफ़ी स्कोर्स किए एज अ बैटर और टीम को जिताए मैचेस। फिर एक मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा शेख साहब को कि उन्होंने मुझे अंडर 19 से प्रमोट किया फर्स्ट क्लास की क्रिकेट में जो डेब्यू था अंडर 19। शेख साहब जी, उन्होंने मुझे हेल्प इस लिहाज से किया कि अभी वर्ल्ड कप आना था, उन्होंने मुझे फ़र्स्ट क्लास खिलाया और चांस दिया वहाँ पे, और उस जगह पे मैंने 100 स्कोर किया। और फिर वो वहाँ से मुझे वर्ल्ड कप में इजी हुआ कि मैं वहाँ पे जाके मैंने स्कोर किए डिफरेंट विकेट्स पे। तो जब आप सीनियर क्रिकेट खेलते हो तो आपके लिए जूनियर क्रिकेट इजी हो जाती है। वो पाथवे मुझे सही लगा। उसके बाद फिर मैंने अपना डोमेस्टिक आगाज़ किया वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा रोहिल, डोमेस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे मैं अगर अपने पड़ोसी मुल्क की बात करूं भारत की, वहाँ पर रणजी ट्रॉफ़ी को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि जो 4 डे खेलते हैं रणजी ट्रॉफ़ी के प्लेयर्स,
वो प्लेयर्स आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, फिर वो एक ऐसे सिस्टम से आते हैं कि आपको तीनों फॉर्मेट्स खेलते हुए दिखाई देते हैं। लास्ट टाइम पे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली जैसे बड़े प्लेयर्स थे, वो अपने आखिरी टाइम तक ये खेल रहे हैं। मतलब वो 4 डे का मैच ज़रूर खेलते हैं अपनी टीम की तरफ से। आप इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते रहे, डिपार्टमेंट अलग, 4 डे पहली बार जब खेली रोहेल, क्या सीखने को मिला? बड़ा फ़र्क होता है और उसकी बड़ी एक लर्निंग्स होती हैं। आई थिंक मेरा सबसे ज़्यादा जो है कि मैं आई थिंक मेरे मेरे माइंड में यही है कि अगर 4 डे क्रिकेट आप लंबी खेलते हो उससे काफ़ी कुछ सीखते हो, क्योंकि उसमें 3 तरह की सिचुएशन आती हैं एज अ बैट्समैन भी, कि कहीं पे आपको स्लो खेलना पड़ता है, कहीं पे आपको तेज़ खेलना पड़ता है टीम के लिए। तो जब आप उस प्रोसेस से कहीं विकेट स्लो होती हैं, कहीं विकेट्स ग्रीन होती हैं टॉप क्लास, तो आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जगह पे खेलना होता है और टीम के लिए अच्छा करना होता है। तो जब आप वो रेगुलर प्रोसेस करते रहते हैं, उस प्रोसेस से आप अच्छा करते हैं, तो आपको आपके ज़्यादा चांसेस हैं जब आप इंटरनेशनल में जाते हो तो आप सर्वाइव कर लेते हो। आई थिंक मेरे लिए यही, अब जब हम अंडर-19 खेल के आए थे और मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, तो ये जो PSL आया, तो एज ए यंग प्लेयर्स जिससे भी बात करो उनका ये हो गया था गोल के जस्ट PSL में आके आपने एक आधा इनिंग, क्योंकि सिलेक्शन भी बीच में वहाँ से हुई, तो सब प्लेयर्स का, यंग प्लेयर्स का ये क्राइटेरिया बन गया कि PSL में आना है और बस 1-2 इनिंग्स ऐसे खेलनी है तेज़, तो आप टीम में आ जाओगे। उससे ये होता है कि आप ऑब्वियसली टीम में आ जाते हो, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल स्टेज पे आपको पता है डिफरेंट विकेट्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट, तो वहाँ पे आप जब तक प्रोसेस से डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट से नहीं गुजरे होते तो आप वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके, आई थिंक मेरा ये मानना है, तो इसलिए मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत ज़्यादा हूँ कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे वो इंटरनेशनल इंशाल्लाह खेलता है तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर कर सकता है। जैसे इवन अभी जो हमारा टॉप क्लास प्लेयर है बाबर भाई, वो भी डोमेस्टिक में अपने आप को मनवा के डिफरेंट कंडीशंस 4 डे खेल के तो इंटरनेशनल में प्रोग्रेस किया। वेरी वेल सेड। मैं तो इसका एम्बेसडर हूँ, इस बात का एडवोकेट हूँ कि जब प्लेयर्स डोमेस्टिक खेलना छोड़ देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी, उनके वो रिदम जो एक खेलने का होता है वो नीचे आता है। बॉलर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो डोमेस्टिक खेलें, और जब वो डोमेस्टिक खेलेंगे तो जहाँ पर उनकी फॉर्म, जैसे बैटर की फॉर्म होती है वैसे ही बॉलर की भी होती है। उसकी बहुत सारी डिलीवरीज होती हैं जो शायद उसके अंदर छुपी होती हैं, वो इंटरनेशनल का प्रेशर लेके वो ट्राई नहीं कर पा रहा होता, वो सारी प्रैक्टिसेस वो डोमेस्टिक में कर सकता है, और डोमेस्टिक की प्रैक्टिस आपको फ़ायदा देती है इंटरनेशनली। अंडर-19 से मिल रहा डोमेस्टिक की तरफ रोहेल से आज बड़ी डिटेल डिस्कशन तो होगी, लेकिन रोहेल ये बताएं, अंडर-19 में जब आप खुद लीड कर रहे थे टीम को, कितना टैलेंट था? स्पिनर्स आपके पास कैसे थे? आपके पास मिडिल ऑर्डर कैसा था? आपके पास आपका बैकअप कीपर कैसा था? फिर ओपनिंग में कितना आपके पास टफ कंपटीशन था? और फिर बॉलर्स आपके पेसर्स कैसे थे? ज़रा मुझे बताएं ना अपनी अंडर-19 टीम का। आई थिंक जो हमारा बैच था, मैं 2 साल खेला हूँ, 2018 का वर्ल्ड कप और 2020 का, तो मेरे साथ कई प्लेयर्स खेले हैं जो टीम में भी अभी खेल रहे हैं, तो हमारा बैच में काफ़ी पोटेंशियल था। वो उसकी आई थिंक बेसिक वजह जो थी, जब हम लोग एकेडमीज़ होती थी हमारी, और 2-2 महीने की एकेडमीज़ होती थी, और हमें हर चीज़ वहाँ पे फॉलो करनी पड़ती थी, ट्रेनिंग और सब कुछ हो रहा था। उसके बाद कैंप्स भी लगते थे, तो उससे ये था कि आप रेगुलर इन टच रहते हो डिफरेंट प्लेयर्स के साथ कंडीशंस में, तो उससे बहुत फ़ायदा हो रहा था। और हमारे बैच के आपने जैसे देखा है कि नसीम, शाहीन, हसनैन, फास्ट बॉलर, इवन बैट्समैन भी तो आए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जब आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा ये जो रीजन्स लाइक मैचेस नहीं हुए, रीजन्स में एकेडमीज़ अंडर-19 की बंद हुई और थोड़ा सा क्लब क्रिकेट भी कम हुई है, जिसकी वजह से हमारे बैच के बाद भी थोड़े आए हैं प्लेयर्स, लेकिन उस तरह नहीं आए जिस तरह पहले आ रहे थे। हाँ, जैसे एक लॉट आती थी बड़ी ज़्यादा, वो ये बात थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ जो जिस तरह रीजन्स पे, जैसे अभी दोबारा एकेडमीज़ लगने लगी, तो उससे आई थिंक प्लेयर्स आते हैं और फिर वही प्रोसेस होता है आगे जाने का। अच्छा, आपके पास नसीम, शाहीन, हसनैन, ये सारे पेसर्स, आप उस इरा के कैप्टन हैं कि जिसमें एक बड़ी ज़बरदस्त लॉट थी, कैसे मैनेज कर रहे थे एक ही टाइम पे सारे पेसर्स को? फिर स्पिनर कौन था आपकी टीम का जिसको आप कह सकते हैं कि यार बड़ा शानदार स्पिनर था, और ऐसे स्पिनर्स जो हैं इनको ज़्यादा ग्रूम किया जाए अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में और डोमेस्टिक लेवल पर भी, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए बड़ा लंबा अरसा सर्व कर सकते हैं? आई थिंक अभी मेरे साथ जो खेल है, लाइक अभी भी खेल रहे हैं, सिस्टम का हिस्सा है, जैसे फैसल अकरम है, उसके बाद मेहरान है, उसके बाद वो है
अरफात मिनास है, लाइक ये 3-4 हैं अभी जो लाइक आ रहे हैं। अभी दूसरे भी काफ़ी है जो यंग हैं, अभी अंडर 19 का जो लास्ट बैच गुजरा है उसमें भी स्पिनर्स अली असफंद है। तो ये 4-5 स्पिनर्स हैं, मतलब कि जो आगे जाके पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक जितनी ज़्यादा फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोयर मिलेगा लॉन्ग फॉर्मेट का, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं ख़ुद भी विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। इवन विकेट कीपिंग का भी तब ज़्यादा फ़ायदा होता है जब आप लॉन्ग फॉर्मेट में कीपिंग करते हो। आपको डिफरेंट आइडिया होता है कि मेरे को कहाँ पे किस बॉलर के अगेंस्ट कहाँ पे खड़े होना है, डिफरेंट आपको चीज़ें मिलती हैं। तो आई थिंक 4 जितनी लंबी क्रिकेट होगी उतना ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। रोहेल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। रोहेल की बड़ी स्पेशल एक बार मुलाकात हुई थी बाबर आजम से, हम ज़रा उसका पूरा वाक़या भी सुनेंगे, क्या लर्निंग हुई, क्या सीखा, बाबर आजम ने क्या टिप्स दी। फिर जाहिर है कि इमाद वसीम भी इस्लामाबाद से हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं यहाँ से, तो रोहेल भी इस्लामाबाद का हिस्सा है, यहाँ से खेलते हैं, यहीं से रोहेल ने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया। जब बड़े प्लेयर से मिलते हैं, बड़े प्लेयर से मुराद जो ऑलरेडी इंटरनेशनल खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, तो क्या सीखने को मिलता है और क्या ऐसा डिफरेंस होता है अगर उनके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं? क्या ऐसा डिफरेंस हो जाता है कि प्लेयर अपने आप को खुद में एक इम्प्रूव प्लेयर समझता है? वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात। वेलकम बैक जी। अच्छा, रोहेल नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के शानदार सुपरस्टार हैं, राइजिंग स्टार हैं, विकेट कीपर बैटर हैं। हम ज़रा बात करके देखेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से जिसका मैंने जिक्र किया था, फिर ज़रा कैप्टनसी के हवाले से भी मैंने बात करनी है। जब बंदा कैप्टन होता है और छोटे लेवल से कैप्टन आ रहा है, जैसे सरफराज पाकिस्तान में एक ऐसा कप्तान आया बड़े लंबे अरसे के बाद जो सारे अंडर 19 ये सारी कैप्टनसी करते हुए आए, तो एक मंझा हुआ कप्तान हमें मिला। रोहेल में भी ये बड़ी खासियत है कि कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं। सीखता क्या है बंदा जब कैप्टन बनता है, क्या फ़र्क पड़ जाता है टीम में और उसमें, इस पर तो मैं ज़रा बात करूँगा। पहले रोहेल मुझे बताएं, बाबर आजम से बड़ी एक अलग से मुलाकात हुई थी जब आप बड़ा ज़बरदस्त अंडर 19 परफॉर्म करके आए, फिर एक मुलाकात हुई और इमाद वसीम यहाँ से हैं, अज़हर महमूद यहाँ से हैं, बड़े सारे प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के शानदार। बाबर आजम, पहले ज़रा क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई थी उस वक्त, बाबर ने क्या टिप्स दी थी? आई थिंक उस टाइम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था, तो वर्ल्ड कप में जाना था और पीएसएल था उस टाइम पे, तो हम लोग एनसीए में ही थे। तो बाबर भाई ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट हमारे बैटर थे, तो मुझे काफ़ी शौक़ था उनसे मिलने का। तो उन्होंने ख़ुद मुझे वहाँ पे मिले, तो फिर मैंने ख़ुद भी उनसे सवाल किए। इमाद भाई भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने मुझसे मिलवाया। इमाद वसीम हमारे क्लब के भी हैं, हमारे शहर के भी हैं, तो उनके साथ वैसे ही गप थी। तो फिर बाबर भाई के साथ मैं वहाँ पे मिला। बाबर भाई ने थोड़ा यही बताया, मैंने पूछा कि क्या बेहतर कर सकते हैं। हम लोग उस टाइम पे जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने उस कंडीशंस के बारे में बताया और उन्होंने ऑफ द फील्ड प्रैक्टिस का बताया कि कौन सी प्रैक्टिस लाइक आप कैसे कर सकते हो, तो उसमें मैच में जाके आपको इजी होगा। तो यही चीज़ें कट शॉट का बता रहे थे, बैकफुट का, कि आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस में मारना है तो आपका मैच में वहाँ जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी और उसके बाद ऑफ द फील्ड लाइक इन द फील्ड टैक्टिक्स बता रहे थे कि किस कंडीशंस के लिहाज से कैसे आपको सेटल करना है। तो वो बहुत अच्छा था कि ऐसे प्लेयर्स हमारे जो टॉप के हैं वो यंग को गाइड कर रहे थे। तो दुनिया अच्छा के बड़े तरीन प्लेयर में बाबर आजम हमारे से ज़्यादा है। अच्छा, ये बताएं, बाबर से मुलाकात होने के बाद रोहेल जो बातें बाबर ने कहीं, ख़ास तौर पे बैटिंग टिप्स की अगर मैं बात कर लूँ, मतलब बाबर से बेहतर कौन बता सकता है बैटिंग, इस वक्त दुनिया क्रिकेट पे राज करने वाले खिलाड़ियों में है। बैटिंग टिप्स क्या इम्प्लीमेंट किया आपने अपनी बैटिंग में अंडर 19 के लिए? क्या स्पेशल था उस वक्त आपने कहा यार ये चीज़ मैं शायद नहीं करता तो ये मुझे करनी चाहिए? आई थिंक वो हेल्प मिली मुझे कि प्रैक्टिस में आपको कौन सी प्रैक्टिस करनी है। उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस पे बात की कि जो आप प्रैक्टिस करोगे वही आप मैच में लेके जाओगे। अगर आपकी प्रैक्टिस मुश्किल होगी तो वो मैच में इजी होगा। तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस की डिफरेंट कंडीशंस बताई कि अगर आप लाइक ड्राइव है, अगर आप प्रैक्टिस में उसको सामने मार रहे हो तो आपकी मैच में थोड़ी इधर जाएगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा सामने मारते रहना ताकि वो आपकी मैच में हल्का सा भी इधर जाए तो गैप्स आपको मिल सकें। तो इन चीज़ों पे थोड़े टेक्टिकली बात हुई और उन्होंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलता है कि जैसे वो प्लेयर हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अच्छा रोहेल, आपका जो बैटिंग स्टाइल है वो मुझे लगता है कि वनडे को, जहां हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वनडे को बहुत सूट करता है, टेस्ट को बहुत सूट करता है। T20 में तो बहुत से प्लेयर आ गए हैं, जैसा आपने खुद भी बताया कि छोटे टर्म की आप क्रिकेट की पॉलिसी बनाएं, थोड़ा सा मारधाड़ करें, आएँ खेलें, कुछ अरसा रहें और फिर वो ज़्यादा टाइम स्टे भी नहीं कर पाते। बहुत प्लेयर आए, बहुत चले गए, लेकिन बाबर रिजवान
और सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, ये सारे स्टे कर रहे हैं क्योंकि ये एक शानदार टेक्निक के खिलाड़ी हैं, इसलिए सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं। क्या इरादा है आगे T20 का, क्योंकि वो तो आप खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, या वनडे और टेस्ट भी आपका फोकस है? आई थिंक मैंने सबसे पहले यही सोचा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट पहले खेलूँगा, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जो भी वो जिस तरह अभी एशियन गेम्स में हमें मौका मिला, वो इंटरनेशनल गेम थी और मैंने T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो इसी तरह अल्लाह ताला चांस देता है। लेकिन मेरा ये गोल है कि मैं हमेशा लॉन्ग फॉर्मेट का इसलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग फॉर्मेट में आपको डिफरेंट कंडीशंस मिलती हैं। जब आप टेक्निकली और मेंटली भी आप 4 डे क्रिकेट से और लंबी क्रिकेट से, वनडे से सीखते हो, तो आपके लिए T20 क्रिकेट भी इजी हो जाती है। इन अ सेंस आपको गैप में खेलना आ जाता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में भी आप देखें गैप्स में खेलना बहुत ज़रूरी है। जितना गैप्स में खेलोगे उतने रन्स होंगे। उसके बाद कई इनिंग्स आती हैं जिसमें आप 2-3-4 लाइक बिग हिट्स मारते हो, आपका स्ट्राइक रेट भी कवर हो जाता है और आपकी टीम को भी हेल्प मिलती है। लेकिन 4 डे क्रिकेट, एक चीज़ रोहेल इसमें ये जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है आपके फुटवर्क के साथ, हम देखते हैं कि काफ़ी प्लेयर्स हैं डोमेस्टिक में, कभी मिस करना शुरू करते हैं तो 8-8, 10-10 मैचेस निकल जाते हैं, वो शायद उसको उस तरह फोकस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फुटवर्क और आपकी बॉडी मूवमेंट, ये कितना ज़रूरी है एक ओपनिंग बैट्समैन को लेकर, क्योंकि उस वक्त आपके पास कोई मार्जिन नहीं है, पेसर लगे होते हैं, स्विंग हो रही होती है, बॉल नई पिच होती है जिसका बिहेवियर भी नहीं पता होता बैटर को ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पोजीशन है। तो क्या करते हैं? आई थिंक बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैंने पहले भी, आपकी अगर बेसिक्स अच्छी होंगी तो आप बैटिंग में इन्हेंस करते जाते हो, आपके पास पावर शॉट्स भी आ जाती हैं, बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर बेसिक्स नहीं स्ट्रॉन्ग तो आप फेलियर्स के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट जब कंडीशंस आती हैं तो आप एक ही कंडीशन की तरह होते हो, तो आप डिफरेंट कंडीशंस में फ़ेल होते हो, फिर उस पर आप प्रेशर बिल्ट होता है और फिर आप ज़्यादा फेलियर की तरफ जाते हो। तो आई थिंक बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं। बेसिक्स हमारी बनेंगी लॉन्ग फॉर्मेट से। जितना हम ज़्यादा लॉन्ग फॉर्मेट खेलेंगे, जितना हम ग्राउंड्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा बैटिंग करेंगे, उतना हम पाकिस्तान के लिए अच्छा करेंगे। कितना टाइम दे रहे हैं आप प्रैक्टिस को, ग्राउंड को, बैटिंग को? आई थिंक मेरी सबसे अच्छी ये बात है कि मैं ज़्यादा ये नहीं सोचता कि मेरे को फ़ौरन, क्योंकि किस यंगस्टर्स का होता है कि फ़ौरन, ऑब्वियसली मेरे साथ के प्लेयर्स भी पाकिस्तान रिप्रेजेंट किए, फिर आउट भी हुए, कुछ खेल रहे हैं। मैं अभी ए में खेल रहा हूँ, पाकिस्तान शेइन के टूर्स कर रहा हूँ और डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ। आई थिंक मेरे लिए लर्निंग प्रोसीजर है कि मैं तैयार हो रहा हूँ और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे जब भी मौका मिला मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा। और बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ और मेहनत, मैं शुरू से अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखता हूँ और अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है तो आप compete करते हो किसी भी लेवल पे। रोहिल, बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो अब गुमनामी की ज़िंदगी में चलेंगे और बहुत जल्दी चलेंगे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो आपके साथी भी रहे, अंडर 19 भी खेले, बॉलर भी, बहुत सारे बैटर्स जिम का टाइम बहुत बढ़ा देते हैं, फिर जिम इतना कर लेते हैं कि उनकी बॉडी में एक सख्ती आ जाती है, मसल्स उनके ऐसे डेवलप हो जाते हैं जो शायद क्रिकेटर के लिए अच्छे नहीं होते। मैंने सचिन तेंदुलकर को एक बार सुना था उनके इंटरव्यू में, वो लड़कों से कहते थे कि यार जो लोग जिम जाते हैं वो जाएं, लेकिन विंग्स की एक्सरसाइज से बचें, ये डेवलप ना कर लें अपना कि आपकी जिस्म की फुर्ती ख़त्म हो जाए। और सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है। तो ये जो क्रिकेटर्स इस तरह कर लेते हैं, क्या फिर नुकसान होता है उन्हें अपने करियर में? आई थिंक आजकल जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी है, जिम भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो हेल्प करती है जो भी आप करना चाहते हो। लेकिन जिम आपको ये नहीं सिखाती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्टिफ कर लो, लाइट सा आप लाइक अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, पावर देने के लिए कि आप ग्राउंड की ट्रेनिंग ज़्यादा आपको हेल्प मिले। और वो जो एजिलिटी एक्सरसाइज हैं आप साथ करते रहते हो तो आप कभी भी स्टिफ नहीं होते। तो मैं ज़्यादा कोशिश, मेरी भी यही कोशिश होती है कि ग्राउंड ट्रेनिंग करूं। जब ग्राउंड ट्रेनिंग करता हूं तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आप क्विकर होते हो। और हमारी फील्ड में बॉलर्स का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विकेट कीपर अगर ज़रा सा भी स्टिफ हो जाए तो आपसे डाइव और आपको बॉल आप जैसे क्विक उस तरह नहीं हो सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्राउंड ट्रेनिंग ज़्यादा करूँ और आई थिंक मेरे यही है कि ग्राउंड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये जो बातें मैं रोहेल के साथ कर रहा हूँ, ये आप सारे सुनने वालों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, इंस्टाग्राम पे धड़ाधड़ मैसेजेस किए होते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके मसाइल क्या हैं, लड़कों को कैसे तैयार होना चाहिए। तो रोहेल हमारे पास एक बड़ी शानदार एग्जांपल है, हमारे शानदार कैप्टन अंडर 19 के रहे, एक पूरे थ्रू प्रॉपर चैनल या प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। तो जो वो कर रहे हैं तो सुनने वालों के लिए ज़रूरी है कि ये करें भाई, जो नए क्रिकेटर्स हैं
इस तरह से आपने आगे बढ़ना है। एक ब्रेक लूँगा, वापस आऊँगा। कैप्टनसी और कैप्टनसी के सारे रमूज, क्या क्या सीखना चाहिए एक कैप्टन को, और एक कैप्टन के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए। लीडरशिप एक क्वालिटी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उसके अंदर लर्निंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, टीम को कैसे साथ लेके चलना है। बहुत सारे डिफरेंट मिजाज के लोग होते हैं एक टीम में, और ख़ास तौर पे बॉलर्स के बारे में मशहूर है, बड़े एग्रेसिव होते हैं फास्ट बॉलर्स। उनको कैसे ठंडा रखना है, उनसे कैसे काम लेना, ये कैप्टनसी स्किल्स होते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। रोहेल नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। रोहेल, कैप्टनसी को लेके ज़रा, चूँकि फिर आगे चलेंगे और थोड़ी सी बात भी करूँगा। कैप्टनसी आपने तो बड़े चैनलाइज कैप्टनसी की, तो जूनियर लेवल से करते हुए आ रहे हैं। एक प्रॉपर कैप्टन की सूरत में हमारे पास एक बंदा भी मौजूद है जो इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान क्रिकेट खेले, उसको रिप्रेजेंट करे, तो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो। कैसे डेवलप किया खुद को कप्तान के तौर पे, और देखने वालों को कैसे पता चला यार ये कैप्टन होना चाहिए अंडर 19 टीम का। आई थिंक लीडरशिप की क्वालिटी, मतलब मैं ये शुरू से ही मेरा ये मानना है कि लीडरशिप, ऑब्वियसली आप ग्राउंड में जब कैप्टन होते हो तो कई और कैप्टन्स भी होते हैं जिनको ये आइडिया होता है कि इस टाइम पे किसको ओवर देना है, लाइक वो जनरल बातें हैं वो तो ऑब्वियसली आपको आती हैं। आई थिंक लीडरशिप की मेरे लिहाज से सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आपको अपने प्लेयर्स का आइडिया होना चाहिए, मेरा प्लेयर कौन सा प्लेयर किस टाइम पे क्या कर सकता है, और उनकी सिलेक्शन के यार ये वाला प्लेयर मेरा इस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग है। वो चीज़ें आपको 15 जो आपके पास होते हैं आपको पता होना चाहिए कि यार इनमें से कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में क्या कर सकता है। लीडरशिप की क्वालिटी ये भी है। और उसके बाद फिर इन द फील्ड आप आ जाते हो, आपके टैक्टिक्स कितने राइट हैं, कि आपको कितनी ग्राउंड में समझ है। और ऑब्वियसली ये चीज़ें मेरे को इसलिए लाइक मैं अच्छी मतलब करता हुआ आ रहा हूँ अंडर 16 से, तो आप सीखते हो दिन ब दिन। मैंने अंडर 19s में भी काफ़ी टूर्स पे कैप्टनसी की, तो उससे मेरे को हेल्प ये मिली है कि डिफरेंट कोचेज़ के साथ की, उनका भी माइंडसेट मतलब किस तरह आप कर सकते हो, सीखने का मौका मिला। एजाज़ भाई के साथ, एजाज़ सीनियर के साथ, उन्होंने काफ़ी टैक्टिक्स बताए कि क्या, तो उन चीज़ों से हेल्प मिली है कि रेगुलर करता आया हूँ पूरे प्रोसेस से, तो मज़ा आता है कि मुझे इन चीज़ों के। और उससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रोहेल, कैप्टन को प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बात कब करनी है, इंटरनेशनल मीडिया को फेस कैसे करना है। और जाहिर है आप तो पाकिस्तान 19 के कप्तान ना, पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, तो क्या सीखा, क्या लर्निंग की इस हवाले से। आई थिंक जब मैं अंडर 16 खेला तो अंडर 19 का मेरा पहला टूर था, तो उस टाइम पे कैप्टन कोई हसान खान था आई थिंक, तो वो भी काफ़ी अच्छा था, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो जब मुझे कैप्टनसी मिली, तो जब मेरा पहला टूर था, तो वो ऑब्वियसली मीडिया होता है, आपको प्रेजेंट करना होता है, तो मुझे मतलब मैं उस तरह नहीं प्रेजेंट कर सका। तो मुझे थोड़ा सा अपने दिल में भी हुआ कि अगर मेरी सोच शुरू से ये थी कि मेरे को अंडर 19 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करनी है, तो उससे मेरे माइंड में ये आया कि अगर मुझे वर्ल्ड कप की कैप्टनसी करनी है तो मुझे पाकिस्तान को प्रेजेंट भी करना होता है दूसरी कंट्रीज़ के सामने, मीडिया को भी फेस करना है, तो मुझे राइट वे में अपने आप को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी बनाना है कि ताकि मैं जो बात करना चाहूँ वो दूसरी मीडिया के लोग या दूसरी कंट्री के भी वो समझ सकें। तो फिर मैंने ज़्यादा कोशिश की कि मैं कोई भी इंटरव्यूज़ होते थे, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट देखता था, पोस्ट मैच प्री मैच सारी देखता था, और इवन यूट्यूब पे जाके अपना देखता था कि कौन कैसे मतलब सीखता था उससे मुझे ये हेल्प हुई कि आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस मिला। और फिर मेरी ये होती है अभी भी मतलब कोई भी है कि स्टेज पे भी मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं सीख रहा होता हूँ कि किस तरह आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि आप जब कंट्री के होते हो तो आपकी काफ़ी लोग आपसे जो दूसरी कंट्रीज़ के वो जुड़े होते हैं, तो बस इन चीज़ों से सीख के तो कोशिश करता हूँ कि डे बाय डे सीखता रहूँ और आगे प्रोग्रेस करता रहूँ। अभी रिसेंटली शाहीन एज के लिए आप खेल रहे हैं, तो उसमें इमाम ने भी ज्वाइन किया कैंप को, उमर अमीन भी, बहुत सारे सीनियर प्लेयर, इवन सऊद शकील भी साथ ही आप लोगों के, और बड़े सीनियर कैंपेनर्स। इमामुल हक का इसलिए क्योंकि बड़े सीनियर कैंपेनर हैं, 7-8 साल से वो पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन हैं। क्या सीख रहे हैं उनसे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम शेयर करने से सीखता तो है आदमी। आई थिंक अभी जैसे इमाम भाई थे सेकंड 4 डे में और मैं भी था, तो वहाँ पे सीखने को ये, क्योंकि वो 7 सालों से इंटरनेशनल रेगुलर खेल रहे हैं, तो काफ़ी उनकी भी ये है कि वो यंगस्टर्स को बता रहे थे कि इंटरनेशनल का क्या है, किस वजह से एक इंटरनेशनल बनता है और कौन सा प्लेयर सिर्फ डोमेस्टिक बनता है। तो वो थोड़ा सा हेल्प हमें एज ए यंगस्टर उनकी बात सुनने में, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल 7 साल का एक्सपीरियंस है उनका। सही बात। तो वो नेट्स में भी जा रहे थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था और वो अपना नॉलेज शेयर कर रहे थे।
तो इस तरह जब सीनियर प्लेयर जो होता है, जो टॉप क्लास का, जो आपका इंटरनेशनल, ऑब्वियसली उसको काफ़ी नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो जब यंगस्टर के साथ शेयर करता है तो काफ़ी हेल्प मिलती है। इसी तरह उमर भाई के साथ मैं नॉर्दर्न में भी खेला हूँ, वो काफ़ी अच्छे हैं कि जो भी, मुझे नहीं कि जो भी उनके पास यंगस्टर आता है उनको गाइड करते हैं। तो अच्छा है कि अच्छा लगता है कि एक सीनियर प्लेयर्स, और माशाल्लाह से वो लोग, उमर भाई भी कैप्टनसी कर चुके हैं और इमाम भाई भी डोमेस्टिक की, तो उनसे वो चीज़ें भी लर्न करने को मिलता है। अच्छा रोहिल, मेरा ख्याल है नसीम आपके साथ 19 खेले ना, नसीम भी, शाहीन, ये सारे हसनैन, किसको मैनेज करना ज़्यादा आसान और किसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल? क्योंकि उसकी वजह ये कि जो शुरू से हमें पता है कि जो पेसर होते हैं ना, वो एग्रेसिव होते हैं थोड़े। ये तो सारे कैप्टन्स कहते थे कि उनको मैनेज करना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ता है। तो क्या बाय नेचर कौन ज़्यादा एग्रेसिव है? थिंक मेरा ज़्यादा नसीम के साथ ज़्यादा अच्छा बाउंड इसलिए क्योंकि उसने मेरे साथ काफ़ी टूर्स किए हैं, और शाहीन के साथ वर्ल्ड कप में खेला, वो शुरू से टैलेंटेड था माशाल्लाह से, और जिस तरह एक्टिव था ग्राउंड में, और नसीम के साथ टूर्स पे एज अ लाइक ऑफ द फील्ड भी जाना, तो एग्रेसिव ज़्यादा शाहीन है, नसीम इतना एग्रेसिव नहीं है, लेकिन इन द फील्ड उसने काफ़ी कुछ सीख के, और माशाल्लाह भी मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि वो प्रोग्रेस करता है और वो उसकी बॉलिंग देख के। तो अच्छा ये बताएं रोहिल, हम ये देख रहे हैं यार आजकल स्विंग दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है? स्पिन दिखाई नहीं दे रही, स्पिनर का बड़ा काल है। डोमेस्टिक आप खेल रहे हैं, क्या वजह है यार? स्पिनर्स बड़े कम है, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं है। मतलब जो हैं भी, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए शायद वैसे तैयार नहीं है। मुझे एक ऑफ स्पिनर या एक लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर सईद अजमल लेवल का नहीं दिखता, और लेग स्पिनर मुझे मुश्ताक या यासिर शाह के लेवल का नहीं दिखता। क्या वजह है इसकी? आई थिंक अभी इस बारे में तो मैं इतना, क्योंकि मैं बॉलिंग के बारे में स्पिन और उसका तो इतना कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि जितना जो भी प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, मेरे को भी यही माइंडसेट में मैसेज यही है, और दूसरों के लिए भी है कि 4 डे क्रिकेट जितनी ज़्यादा खेलेंगे उतनी ज़्यादा लाइनो लेंथ बनेगी, आउट करने आएंगे। जब आपको आउट करने आते हैं तो आप वाइड बॉल से भी अच्छे होते हो। तो आप जितने भी बड़े प्लेयर्स से बात करो, जितने भी बड़े कोचेस से, वो यही कहते हैं कि आपको जितनी ज़्यादा बॉलिंग करोगे मैच में ही, क्योंकि नेट्स में डिफरेंट होता है, बैटिंग का भी ऐसे नेट्स में डिफरेंट, मैचेस में जितनी लंबी बैटिंग करोगे आपको स्कोरिंग एरियाज़ डिफरेंट होंगे, इसी तरह बॉलिंग के आउट करना आएगा। तो आई थिंक ज़्यादा अभी इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब तो इंशाल्लाह स्कूल क्रिकेट पर भी हो रहा है, ये अच्छी चीज़ है। रोहेल, आपने खुद चूँकि लेवल से शुरू की, स्कूल क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंस रखती है? चूँकि स्कूल से आपकी पूरी नर्सरी है, और स्कूल से आने वाला बच्चा अगर उसको ग्रूम करें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है। आई थिंक स्कूल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर हम में भी जिस लाइक नीचे पे तो पेरेंट्स ज़्यादातर खेलने नहीं, उस तरह फोकस ज़्यादा स्टडी पे होता है, लेकिन स्टडी के साथ साथ अगर ऐसी गेम जिसमें आपका हर कोई देखता है और आप प्रोग्रेस करते हो, उससे आप इवन लाइफ के बारे में भी स्पोर्ट्स से सीखते हो, तो ये बहुत अच्छा, अच्छी चूँकि चीज़ वक्त है। कम होगा रोहेल, मुझे बताएं, बांग्लादेश पाकिस्तान टेस्ट देखा, पहला हम हार गए, दूसरा खैर आज बारिश हो गई, आज का दिन तो कॉल ऑफ हो गया। लेकिन हम जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं हमारी, तो आप देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में बेंच स्ट्रेंथ पर आप जैसे यंगस्टर्स, और मज़ीद आप चूँकि डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो टैलेंट हमारे पास इतना मौजूद है कि बेंच स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है कि इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म करके टीम में जगह बनाऊं, और मेरे साथ के जितने बैच के हैं उनकी भी यही माइंडसेट है कि हम अपने मुल्क के लिए लॉन्ग फॉर्मेट पे, क्योंकि पहले T20 ज़्यादा हुई, लेकिन अब उनकी भी यही कोशिश है, जिनसे भी बात होती है मेरे दोस्त जो हैं वो यही कोशिश करते हैं कि मुल्क के लिए जो हमें लॉन्ग फॉर्मेट पे आउट करके या रन्स करके, ताकि हमें वो जब हम इंटरनेशनल में आए तो हम वहाँ पे पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकें, क्योंकि क्रिकेट ऐसी है पाकिस्तान में कि सब लोगों की उम्मीद होती है। तो इंशाल्लाह हम लोग जो हैं वो अपनी पूरी मेहनत करके और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह खेलेंगे और नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच रोहेल नज़ीर, हमारे पाकिस्तान टीम अंडर 19 के साबिका कप्तान भी, प्रेजेंटली पाकिस्तान को खेल रहे हैं, शाहीन्स खेल रहे हैं, T20 इंटरनेशनल अभी रिसेंटली खेले हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे भी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका भी रोहेल, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, अंडर 19, अंडर 16, बॉलिंग टैक्टिक्स और कैप्टेंसी टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, कैसे एक प्रोसेस से लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचता है। ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होता।
बड़ी लंबी जद्दोजहद होती है, तब एक लड़का कुंदन बन के वहाँ तक पहुँचता है, फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीज़ों पर हुई आज बात, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, बल्कि नहीं, अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।